चल मैंने को दिखा चुका आराम से। अब तो ले ली होगी ना अपने पास तो वो। तो नहीं, ये तो फिर चलती रहती है हमेशा तो। करते हैं लोग। बोल लो। अच्छा, कल की कहानी समझ आई थी थोड़ी बहुत। की तारीख है? कल की कहानी समझ आई थी। कल की कहानी क्या थी? तो कल की कहानी क्या थी? कल हमने बात करी थी किसी रोटेशनल मशीन में। हम थे कहाँ पे? टॉर्क में। तो टॉर्क हमने कैसे समझा था कि भाई एक नल की डंडी है। ठीक है। एक बात करी थी कि एक सरकारी नल है, एक है घर वाला नल। ठीक है। तो किसमें ताकत ज्यादा लगती है? घर वाले नल में। ठीक है। यही अगर हम ऐसे कर दें तो ये घर वाले नल को उठाने में या पानी भरने में ज्यादा ताकत लगेगी, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो सेपरेशन है फोर्स से, अगर टॉर्क को डिफाइन करें तो टॉर्क इज व्हाट? आर क्रॉस एल। ठीक है। यही होता है ना टॉर्क। तो अब देखो क्या है कि ये हमारी आर हो गई, मान लो ये टोटल आर है ना? आर लेंथ जिसको बोलेंगे। इसको आगे थोड़ा खींच के लेके गए तो ये आर हो गया। तो आर क्रॉस है। आर की तरफ पंजा रखेंगे हाथ का और इसको ऐसे कर्ल करेंगे तो ये हमारा क्या देगा? डायरेक्शन टॉर्क। ठीक है। तो टॉर्क इज बेसिकली हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर जो अगर जो कोई केस ऐसा आता है कि देखो, हमने क्या बोला? आर क्रॉस एफ में टॉर्क कब मैक्सिमम होगा? जब आर और एफ बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 का। ठीक है कि नहीं? भाई आर क्रॉस एफ में अगर जो आर एफ साइन थीटा देखें तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा बराबर 90। तो ये आर एफ। ठीक है। ठीक है। लेकिन इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है, इसी के अबाउट तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे। भाई जो आपने बोल्ट कस रखा है उसी के अबाउट तो आप ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हैं हैंडल को। ठीक है ना? तो उसमें क्या होगा? जो आपका टॉर्क लग रहा है आर क्रॉस एफ वो भी हम कह रहे हैं क्या? टॉर्क कब मैक्सिमम होगा? जब आर क्रॉस एफ कितना होगा? आर क्रॉस एफ के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री का होगा। एक केस ऐसा मानते हैं कि एक हैंडल है। ठीक है, ये आर हो गया। हम ऊपर फोर्स लगा रहे थे ऐसे। अब हम क्या कर रहे हैं? ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे। ठीक है। तो ये फोर्स जो है बाहर की तरफ लग रहा। तो कहने का मतलब क्या है? अगर जो हम देख लें तो ये मतलब बाहर की तरफ है 90। ये बाहर की तरफ है ऐसे। ठीक है। ये फोर्स आप जो है बाहर मतलब पीछे से क्या होता है ना, जैसे हैंडल है इसको पीछे से धक्का दे रहे हैं, बाहर की तरफ लगा फोर्स। तो वहां पे आर क्रॉस एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 रहेगी, है ना? बिकॉज ये हमारा एफ हो गया। ठीक है। ये आर हो गया, आर क्रॉस एफ। और ये हाँ, ठीक है। ये हो गया आर मान लो। और एफ बाहर को लग रहा। एफ बाहर को लग रहा तो आर की डायरेक्शन में एफ को घुमाओगे। ठीक है। देखो देखो देखो। ये आर हो गया। ठीक है। एफ, ये एफ, सॉरी ये आर। और आर की जगह पे फिर एफ को घुमाओगे तो टॉर्क नीचे को लग रहा। टॉर्क हमेशा लगना चाहिए पैरेलल। लाइन ऑफ एक्शन के हमेशा पैरेलल लगना चाहिए। ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्शन जो है क्या है? ये
अब एक बाहर को निकल रहा, फोर्स जो हमने बाहर को लगाया, ऐसे धक्का दिया, तो फोर्स देखो, ऐसे समझो, ये अगर जो हम इसको मानते हैं ऐसे, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। तो लाइन ऑफ एक्शन किधर लग रही है? लाइन ऑफ एक्शन जो है आपकी वो जेड, क्या बोलते हैं, जेड कैप डायरेक्शन में है, बाहर की तरफ। जो अक्ष है आपकी वो बाहर की तरफ है। ठीक है। अब आपने फोर्स लगाया है, जो आपका मान लो ये आर हो गया, ये तो आर था। ठीक है। अब फोर्स लगाया आपने, मान लो पीछे को धक्का दिया, ऐसे धक्का दिया, तो फोर्स ये हुई पीछे को। ठीक है। तो आर क्रॉस एफ, ये आर है। ठीक है। आर, आर की डायरेक्शन ये है, और फोर्स की डायरेक्शन में ऐसे रखेंगे, तो ये गया ऊपर ऐसे, फोर्स ऊपर गया, फोर्स गया, एफ गया, वाई डायरेक्ट सॉरी टॉर्क गया, जो टॉर्क गया उसकी डायरेक्शन हो गई वाई कैप, और जो एक्सिस डायरेक्शन है वो जेड कैप है। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। जब परपेंडिकुलर हो गए तो वो किसी तरह से टॉर्क में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, मतलब घूमेगी नहीं चीज, जब तक उस एक्सिस के पैरेलल ना हो टॉर्क। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके पैरेलल होगा, तब तो चीज घूमेगी। लेकिन अगर जो टॉर्क की डायरेक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो डायरेक्शन है, जिससे पाइवोटेड है तुम्हारा, उसकी डायरेक्शन के बीच में एंगल बन रहा है 90 वो फिर समझे, है ना? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइन ऑफ एक्शन जो है इसके हमेशा पैरेलल होना चाहिए टॉर्क की डायरेक्शन। ठीक है, समझे? कोई आपत्ति किसी को बता देना, कोई दिक्कत हो। आर क्रॉस एफ कैसे निकाल रहे थे? आर क्रॉस एफ, आर की जिस डायरेक्शन में निकालना हो, है ना, उस डायरेक्शन में, जैसे आर है तो आर की डायरेक्शन अपना ऐसे रखा हाथ, और एफ की डायरेक्शन मोड़ दिया, तो वो हमारा ये आ गया। या आप चाहो तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी कर सकते हो, है ना? जैसे मान लो आपको पता हो कि भाई हमारा जो है एफ जो है इस डायरेक्शन में लग रहा, ठीक है, इसको मान लो एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, तो ये एक्स क्रॉस वाई करोगे तो जेड, ऐसे भी कर सको। समझे? एक्स क्रॉस वाई कितना होता है? जेड के बराबर। जेड क्रॉस एक्स, वाई कैप के बराबर। तो इस तरह से आप चीजों को कर सकते हो। तो अब हम बात कर रहे थे, एक प्रॉब्लम करो, ये इतनी चीज समझ आई कि टॉर्क में क्या इंपॉर्टेंट है। टॉर्क जो डिफाइन कर रहे थे हम लोग, दैट वाज आर क्रॉस एफ, है ना, जो हमने ऊपर के लिए लिखा है। आर क्रॉस एफ में आर और एफ के बीच का जो एंगल होगा, जो आपका डिस्टेंस और फोर्स के बीच में एंगल होगा, दैट वुड कंट्रीब्यूट टू टॉर्क। ठीक है। इसको लिखो, दिस इज, चाहो तो इसके एक्सप्रेशन को लिख लो, आर एफ साइन थीटा टाइम्स एन कैप, या एन कैप क्या है तुम्हारा? एक डायरेक्शन है बस, है ना? आई कैप हो सकता है, जे कैप हो सकता है, के कैप हो सकता है, वो कुछ नहीं, तो एन कैप लिखिए। मान लो आर तुम्हारा एक्स है, एफ तुम्हारा वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो एन कैप कितना है? जेड डायरेक्शन। ये, ठीक है। तो अब देखो, एक हम्म, इसमें हमने इधर फोर्स लगाया 25 न्यूटन का, ये रेडियस आर है हमारा, कितना? लेट्स से 1 मीटर का। ठीक है। तो यहाँ पे दो मान लो, दो मान लो, थोड़ा सही मिलेगा। ठीक है। तो है कि नहीं? अब यहाँ पे टॉर्क निकालना है, कितना आएगा टॉर्क? एग्जैक्टली, है ना? इसको ऊपर लेके जाओ ऐसे, है ना? भाई हमेशा
वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है अवे फ्रॉम वेक्टर होने चाहिए। अवे फ्रॉम वेक्टर मतलब दोनों वेक्टर अवे होने चाहिए पॉइंट से, तभी आप क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे नहीं किसी एक इधर जा रहा और इस पे लगाने लगो, गलत लगेगा फिर। ठीक है, तो हमेशा जो है आपको ध्यान रखना है कि एंगल जो है मतलब वो जो आप क्रॉस प्रोडक्ट करो वहां पे उस पॉइंट से दोनों वेक्टर अवे होने चाहिए। ठीक है, बढ़िया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा ये आर को हमने और बढ़ाया है, तो आर, ये एफ हो गया। आर क्रॉस एफ नीचे की तरफ, मतलब ऐसे टॉर्क की डायरेक्शन ये, और घूमेगा कैसे, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो टॉर्क कितना आ गया हमारा, ये कितना आ गया, 50 न्यूटन और मीटर। ठीक है, अब एक काम क्या किया आपने, जैसे आप देखो ना लट्टू घुमा देते हो, लट्टू को जब छूओगे तो आपने क्या लगाया, उस पे फोर्स लगाया किस डायरेक्शन में, उसको मतलब बेसिकली छू रहे हो तो वो रुक रहा ना। हाँ, जब ऐसे घूम रहा, एक एक आता था पहले खिलौना, उसमें ऐसे से कस देते थे, फिर ऐसे बटन दबाते थे, जमीन में गिर जाता था वो, देखा है तुमने, है ना। तो वो क्या होता था कि एक उसमें स्प्रिंग होती थी जिसके थ्रू पूरा जो है वो टाइट हो जाता था, फिर जैसे ही छोड़े तो स्प्रिंग से वो डिटैच हो जाता था लट्टू, और वो बड़ी तेजी से घूमता था। जब बहुत तेजी से घूमता था तो एक केस ऐसा, इसको लिख लो चाहे या फिर आगे कर। तो द टॉर्क इज डिफाइंड बाई आर क्रॉस एफ, और यहाँ पे जो बेसिकली टॉर्क देखा जाए तो तीन एक चीजों के डिपेंड कर रहा है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सके, आर इंटू एफ साइन थीटा, जैसे फोर्स में हमने किया था, या आर साइन थीटा इंटू एफ कर दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको क्या करना है, आर और एफ के बीच में परपेंडिकुलर वाला एंगल लेना है। ठीक है, दैट मैटर्स है। अब देखो यहाँ पे आर बढ़ेगा, ठीक है, तो टॉर्क बढ़ेगा, एफ बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, और थीटा बढ़ेगा तब भी टॉर्क बढ़ेगा। अगर ये कोसाइन थीटा हो जाता तो थीटा बढ़ता तो घट जाता। कोसाइन में क्या होता है, एंगल बढ़ाते जाओ तो उसकी वैल्यू घटती जाती है। कॉस थीटा बराबर जीरो, है ना, थीटा बराबर जीरो पे कॉस की वैल्यू 1। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, 1.73/2, और कम हो गया। फिर और बढ़े, कितने पे गए, 45 पे, 1/√2, और कम हुआ। फिर गए कितने पे, 60 पे, 1/2, और कम हो गया। तो ये, और फिर 90 पे गए थे जीरो में। तो कॉस में ऊपर जितना जाओगे, कॉस थीटा में आप ऊपर जाओगे थीटा की वैल्यू को, थीटा की अगर जो वैल्यू को बढ़ाओगे तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू को बढ़ाओगे तो कॉस थीटा की वैल्यू घटेगी, है ना। इसमें थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। इसको जब आगे की क्लास में जाओगे तो खैर तुम लोग क्या ही पढ़ोगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी समझते हैं इसे, है ना। cos थीटा का होता है 1 - थीटा² बाई 2 प्लस थीटा की पावर 4/4 माइनस थीटा की पावर 6/6, इस तरह से बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ाते हैं वो अपने आप एक में माइनस होता रहता है, समझे। तो इस तरह से साइन थीटा में क्या होता है, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 4, इस तरह से बढ़ता है। तो साइन थीटा में थीटा बढ़ाने से साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, कॉस थीटा में थीटा बढ़ाने से थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू घटेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो आपने आर बढ़ाया तब भी टॉर्क बढ़ेगा, इसकी आपने लेंथ ज्यादा कर दी तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो हमने क्या कल केस बताया था ना, एक उसकी रॉड की लेंथ है 1 मीटर, एक रॉड की लेंथ है 2 मीटर, एक से आप जो है भार उठाना चाह रहे हो, दूसरे से भी भार उठाना चाह रहे हैं। मतलब जब नीचे करोगे तो क्या होगा, जब डंडे को नीचे करोगे ऐसे, तो ऊपर एक, ऊपर की तरफ खींचेगा इस सामान को। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप जो है आर की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे टॉर्क की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, उसी तरह से एफ की वैल्यू को भी बढ़ाओगे तब भी टॉर्क की वैल्यू बढ़ेगी। तीन चीजें हो गई, तीन चीजों से खेलना है। ठीक है ना। तो अगर जब एक लट्टू के केस को माने तो थोड़ा सा देखो इधर, समझ आ रहा है,
आ रहा है ना समझ में? लट्टू घूम रहा, लट्टू घूम रहा, मान लो पहले वाला था तो ऐसे घूम रहा था, टॉर्क बराबर कितना, 50 न्यूटन मीटर। अब हमने क्या करा, हमने क्या किया कि इसमें हमने क्या किया, जब इसे घूम रहा था तो हमने फोर्स लगाया। फोर्स कैसे, पहले किस डायरेक्शन में लगा रहे थे फोर्स, ऐसे लगा रहे थे, इधर को लगा रहे थे, तो आप कैसे लगाएंगे, पीछे को, ठीक है ना? तो ये हमारा कितना हो गया, ये आर, फिर आर को ऐसे लेके आओगे तो आर, है ना, आर, आर की डायरेक्शन में से रखो, एफ की डायरेक्शन में, ये तो वही जा रहा, ये तो उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो यार, ये तो एक्सेलरेट कर रहा, इधर लगाओगे ना फोर्स तो डी एक्सेलरेट होगा। देखो, आर क्रॉस एफ तभी ऊपर को आ रहा, अगर जो हम इधर भी जा रहे हैं ऐसे और फिर सेम ही डायरेक्शन में लग रहा है ना, फोर्स कैसे लगा रहे हैं, क्लॉकवाइज, ऐसे लगा रहे हैं ना फोर्स, यहाँ भी क्लॉकवाइज तो लग रहा, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगाना होगा। तो ये मान लो हमने रख दिया, कितना, ये रख दिया मान लो हमने 25 न्यूटन का, दो रेडियस में। अब कितना लगेगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा? अब इसमें टॉर्क कैसे लगेगा, यह हो गया आपका 2 मीटर, तो आर क्रॉस एफ, आर की डायरेक्शन में किया ऐसे हाथ। देखो मैंने क्या बताया था, जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करो तो हमेशा दो वेक्टर उस पॉइंट से निकलने चाहिए ऐसे, बाहर की तरफ। तो ये हो गया आर की डायरेक्शन, ये हो गया एफ की डायरेक्शन, आर क्रॉस एफ बाहर को, तो टॉर्क कितना आ गया, 50 न्यूटन मीटर। और ये आ गया ऐसे, है ना, बाहर को, बाहर का सिंबल ये होता है, मैग्नेटिक जो फील्ड पढ़ोगे तो वहां जो बाहर की तरफ फील्ड लाइन निकलती है तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं, और जो अंदर जाता है उसको या क्रॉस कर दो खाली, तब भी चलेगा। तो एक बाहर को एक अंदर को, नेट टॉर्क कितना हो गया, समझे? तो कहने का मतलब लट्टू रुक गया। अगर यही फोर्स आपने लगाया होता, कितना, 15 न्यूटन, 20 मीटर, किस समझ आ पाया, लो, तो आगे वो क्यों नहीं बैठे यार? हाँ तो ये तो जगह खाली है, ये तुम्हारी, आगे बैठो आप। अच्छा उनके साथ बैठना है तो दोनों आगे आ जाओ, पांच तो बैठ नहीं सको इस पे। एक इस पे आ जाओ, दो उस पे आ जाओ। और ये देखो, जो या जिसमें बैठी उसमें भी एक बैठ सकती, नहीं बैठ सकती, नहीं बैठ सकती, सब नहीं बैठ सकती, ठीक है? कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी कभी तो मैं भी लेटा हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर जो आपको लट्टू को रोकना है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट वुड बी द रिटार्डिंग फोर्स। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आपके जो जिस फोर्स से लट्टू घूम रहा है उसके उस फोर्स की अपोजिट। तो देख लिया आपने, एक तुम्हारा जो है 50 न्यूटन मीटर का, किस कैसे अंदर को लग रहा था तो लट्टू ऐसे से घूम रहा है, लट्टू ऐसे भी घूम सकता है भाई, लट्टू तो ऐसे भी घूम सके, तो डिपेंड करता है आपकी स्प्रिंग की बाइंडिंग कैसे कर रखी है आपने, या उसमें डोरी किस साइड से लपेट रखी है। जैसे बाएं हाथ का हुआ, कोई जो एक होता है ना बाएं हाथ से लट्टू को घुमा रहा, तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में उसको लपेटेगा, राइट वाला डिफरेंट डायरेक्शन में, तो दोनों जो है क्या बोल करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करेंगे। तो दोनों तरफ जो है जब आप रोकोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इतनी चीज क्लियर हो गई, लट्टू को रोकने के लिए टॉर्क जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तभी लट्टू रुकेगा, ठीक है? बत्ती गई, अच्छा। मान लो एक बोल्ट है, ऐसे मान लें इस बोल्ट को, इस पे हमने रेंच लगा रखी है, ये रेंच कैसे लगेगी, अरे सब जवाब दिया, है ना? एक रेंच है, इसको हम ऐसे उठा रहे हैं, तो रेंच में एक बार क्या हुआ, हमने ऐसे फोर्स लगाया, है ना, जैसे मान लो हम ऐसे तिरछा खड़े, ऐसे फोर्स लगाया, तो फोर्स की डायरेक्शन हो गई ये, रेंच की जो लेंथ हो गई वो मान लो कितना मान लें, 0.5 मीटर मान लें,
ठीक है। और ये जो फोर्स है, ये हमने कितने एंगल पे लगाया? लेट से ये हमारा जो है 30 डिग्री पे है। ये आर हो गया, ये एफ हो गया 30 डिग्री पे। ये वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा हो गया, और ये वाला कंपोनेंट हो गया एफ ऑफ कोसाइन थीटा। अच्छा एक चीज बताओ, एफ ऑफ कोसाइन थीटा कोई फोर्स लगाएगा? एफ ऑफ कोसाइन थीटा कोई फोर्स नहीं लगाए, बिकॉज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ आर। आर की डायरेक्शन में कोई अगर जो फोर्स होगा तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। हाँ, बाहर की तरफ है। बट ठीक है, उस बारे में ज्यादा मत सोचो अभी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल के बारे में इतना तेज हम नहीं करते होते। सेंट्रीफ्यूगल तब होता है स्पीड बहुत तेज हो, तब वो लगेगा, ऊपर सर्कुलर हो पूरा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या लगेगा कि हाँ, अब यहाँ पे एक चीज देखो, आर इंटू एफ साइन थीटा कर दे, इंटू किस डायरेक्शन में देखो, आर आपका ये हो गया, तो ये आर की डायरेक्शन हो गई, ये एफ की डायरेक्शन हो गई। तो आर क्रॉस एफ, ये आर, ये आर है ना, आर तो यही है, यही तो आर है। आर क्रॉस एफ बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ को क्या मानेंगे, जेड कैप मान ले या के कैप मान ले। ये हो गया टॉर्क। तो ये कितना हो गया, 0.5 इंटू एफ 20, कितना मान ले इसको, फोर्स को, लेट से इट इज 10 न्यूटन। एफ बराबर 10 न्यूटन। और साइन ऑफ कितना, 30, ये हो गया 5 इंटू 1/2, दैट इज 2.5 न्यूटन मीटर। तो किसी तरह किसी भी एंगुलर डायरेक्शन में भी लगा हो तो यू कैन कैलकुलेट नाउ। एक हमने देख लिया कि भाई सीधा सीधा लग रहा, एक देख लिया कि एंगुलर डायरेक्शन में लगाओ। अब एक केस और मानेंगे जिसमें से पेंडुलम वाला है। पेंडुलम में भी तो आप ऐसे उठाते हो उसको, तब वो एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे करता रहता है कि नहीं? तो वहां पे क्या होगा, मान लो, इसको नोट कर लो, चलते हैं 2 मिनट में आगे, समझ आना चाहिए चीज। ये देखो, मैं तो बनाया, इसका मतलब मेरे बनाए, मैं क्या बना रहा है, बना रहा है, इसलिए फिर वही है। ये समझ, ये समझ वो, ऐसे जैसे कोई ऐसे रख के, तुम ऐसे ऐसे हाँ, हाँ, जैसे इसकी डंडी हो, क्या बोलते हैं, हैंडबॉल की डंडी को तुम ऐसे, एक होता है कि ऐसे उठा दो, एक हो गया कि जैसे बच्चे नहीं होते और टेढ़े होकर उठाते हैं, देखा जो छोटा बच्चा होता है तो हमेशा क्या होता है, वो थोड़ी एकदम टेढ़ा हो जाता है उठाते टाइम किसी चीज को। तो वो क्या करता है, एंगुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो फोर्स इज लेस, टॉर्क इज लेस इन दैट केस, तब उसको ज्यादा ताकत लगे, क्योंकि बेचारे की हाइट नहीं है। जब हाइट नहीं होगी तो पहुंचेगा नहीं, तो वो एकदम ऐसे लगाएगा ताकत एंगल में। और एंगल में अगर जो साइन थीटा में कुछ एंगल बन रहा है, तो वो जो है, एक तो हो गया 90, तो ठीक है, 90 नहीं है तो बेकार है खेल सारा कुछ। ठीक है, क्या? सॉरी, साइन 90 में शायद 0 होता है। नहीं, एक होता है, कौन बता दिया 0? नहीं नहीं, कॉस 90 जी होता है। इसीलिए तो मैंने तुमको बताया था कि वो एक्सप्रेशन जो लिखा था कि साइन थीटा की वैल्यू थीटा बढ़ाने से बढ़ती है, कॉस थीटा की वैल्यू घटती है, इसीलिए बताया था, उसे भूलो नहीं। अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब तुम थोड़ा लेट होगी ना आज। ठीक है, पढ़े? नहीं, हाँ। अरे 3 जगह डॉट आ रहे हैं, इसको तो बंद करके राइट क्या करूं? ए भाई, तुम लोग और अच्छे से पढ़ाई करो, है ना? मैं चाहूंगा कि कम से कम 5-6 हो यहाँ से। और मुझे कुछ चेहरे दिख रहे हैं, कुछ चेहरे दिख रहे हैं जिनका होगा।
इस बात में मैं ज्यादा उसको अभी नहीं बताऊंगा, बाद तक बता दूंगा। ठीक है ना? तुम तो जेई की तैयारी कर रहे हो ना इससे, तो थोड़ा ज्यादा मेहनत करो फिजिक्स में। नीट वालों को तो चल ही जाएगा थोड़ा बहुत, उन पे तो फॉर्मूले आते हैं। इस बार बेचारों के साथ थोड़ी जास्ती हुई है, इस बार कंजर्वेशन ज्यादा ही पूछ लिया और सब वीरान हो गए वहाँ। एक एक केस ऐसा बताऊंगा तुम लोगों को, अपने ही का है वो, उसको ओएमआर भरना नहीं, उसने ओएमआर गलत भरा। दो के नीचे दो, दो गोले काले कर दिए, तीन के नीचे तीन गोले काले कर दिए, क्या कर लो? यही का बच्चा था, मतलब ऐसे ही था वो, बैक बेंचर, कतई बैक बेंचर। तो बाकी तो जो थे वो तो सब सही थे। तो मैंने डांटा भी, लेकिन वो एक बार गलत हो गया तो गलत हो गया। मतलब एक ओएमआर सीट को आप, ओएमआर को अच्छे से भरो, क्योंकि मैं मानता हूँ लगभग आपका 15 से 20 मिनट जाता है इन सब प्रोसेस में। मैं इस चीज को जरूर चाहूंगा कि गवर्नमेंट इस चीज को ध्यान दे, थोड़ा सा इस चीज को कम करे, जिससे बच्चों का नुकसान ना हो। एटलीस्ट जो है, जैसे ऑनलाइन एग्जाम होता है तो वो बहुत अच्छा है। ऑनलाइन एग्जाम में क्या है कि आप अपना यूजर आईडी आपने जस्ट जो है पासवर्ड डाला, पासवर्ड यूजुअली आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, वो डाला, फट से खुल गया, ठीक है, बस शुरू हो गया फिर। लेकिन उसमें और इश्यूज क्या है, तो मान लो छोटी स्क्रीन मिल गई आपको, तब क्वेश्चन इधर उधर करते रहोगे, पूरा दिखेगा नहीं एक पेज में। तो ये एक थोड़े डिसएडवांटेजेस हैं। जब भी जैसे हम लोग का ये आईआईटी कराती है एग्जाम, गेट वगैरह का, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, तो वहां पे जो स्क्रीन होती है वो काफी बड़ी होती है। तो वहां आईआईटी में तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो लोग उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही, इस कौन से लॉ के एग्जाम किस में कराए जाते हैं? लॉ के कैसे करा देंगे? लॉ तो लिखने वाली चीज है। हाँ एमसीक्यू करा हाँ, वो अगर जहां भी एमसीक्यू आएगा तो वो कर सकते हैं इससे। लेकिन उसमें क्या है, स्क्रीन वगैरह मैटर कर जाती है, माउस कैसा चल रहा है, पता लगा माउस में लेके जा रहा, जा ही नहीं रहा। तो किसी अगर जो जैसे टीसीएस कराता है एग्जाम, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वो एग्जाम कराएगी तो बड़ी बढ़िया हो, मतलब उनकी स्क्रीन वगैरह अच्छा खासा पैसा लेते हैं वो लोग, तो उस हिसाब से व्यवस्था भी होती है। समझे? नीट में भी जो इस बार था, इस बार बहुत ही बढ़िया से कराया, थोड़ा सा बस यही था, टाइम ज्यादा ले रहे थे, इनका सर्वर चला जाना, ये सब चीजें थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि आप बोल सको कि नहीं भाई ऐसे नहीं, हमारे साथ ऐसे हो गया। हाँ ठीक है, बीच में बात होती रहनी चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं। ये बहुत था, इसको हमने क्या किया, ऐसा डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो इसमें जब डिस्प्लेस हुआ तो ये टी हुआ, ये एमजी हुआ, ये थीटा, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ये कितना हो गया, एमजी साइन ऑफ थीटा। ये एंगल मान लो, ये कितना मान है, 30 मान ले, 30 मानते हैं, है ना? ये 30 में थोड़ा आसान रहता है। और ये मान लो 5, 1 किलो, 2 किलो का मान लो, थोड़ा सही लगेगा ना, मतलब इसको सब डिस्प्लेस कर सकते हैं। 5 किलो का हुआ तो एजाज कर देगा, आया एजाज, एजाज कर देगा। लेकिन अगर जो बॉब की थोड़ी सी, क्या बोलते हैं, एक लोगों को समझ नहीं आया तो क्या करना है, एजाज मैं ये कह रहा हूँ कि एक बॉब को मैंने टांग दिया एक स्ट्रिंग से, और उसको डिस्प्लेस करना है, 5 किलो का हुआ तो तुम कर देगा, 10 किलो का हुआ तो तुम कर देगा। लेकिन 10 किलो के बहुत सारे ऐसे केस होंगे जिनको बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब 2 किलो का मैंने टांगा और उसको मैं डिस्प्लेस किया, तो ये मान लो लेंथ हो गई हमारी एल बराबर 2 मीटर मान लें, ठीक है। हाँ आ जाओ आ जाओ, जैद,
जैदी नाम है ना इसका? हाँ? और एल बराबर 2 हो गया। तो अब बताओ यहाँ पे टॉर्क कितना आएगा? ये आर लग रहा है आपका। आर हमेशा अवे फ्रॉम पॉइंटेड पॉइंट रहता है हमेशा। जहां पे आप टांग रखे हो ऐसा नहीं कि आर को ऊपर ले लो, आर हमेशा अवे रहता है। याद रखना ये चीज, है ना? तो ये आपका हो गया एम जी साइन थीटा, और ये हो गया आर वाला कंपोनेंट। ठीक है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, एम जी कॉस थीटा तो कोई फोर्स लगाएगा नहीं, ना टेंशन लगाएगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में आर है। कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आ जाएगा, कॉस थीटा आएगा तो कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसी डायरेक्शन में अगर जो देखो इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाओ चाहे ऐसे फोर्स लगाओ, चाहे इस ऐसे कोई ये है आपकी कोई रॉड है, उस पे आप ऐसे धक्का दे रहे हो, ऐसे धक्का दे रहा है, ऐसे फोर्स लगा रहे हो, तो क्या रॉड ऐसे ऊपर जाएगी? नहीं जाएगी ना। या ऐसे खींच रहे हैं तो क्या रॉड ऊपर जाएगी? नहीं जाएगी। तो हमेशा क्या होगा, आपको ऐसे फोर्स लगाना होगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अगर जो आप देखो तो, हाँ, अब ये देखो आर, ये आर हो गया, ये आर, ये एफ, अंदर की तरफ, आर की तरफ। जब भी आपको कोई दिक्कत आए सीधे आर की तरफ पंजा फैला दो ऐसे। ये जो होना चाहिए ना आपका, ये वाला पाम, ये फेस करना चाहिए आर, आर के ऊपर रख दो इस पर से, ये आर के ऊपर इस पर से रख दो, फिर ऐसे कर्ल कर दूंगी ये टॉप। बताओ और सर अगर बाहर की साइड लगेगा तो ऊपर पे, कैसे? तो जैसे अगर बाहर की साइड लग रहा हो फोर्स, तो हाथ को कैसे रखना पड़ेगा? अगर तो देखो एक केस ऐसा है, हमने क्या रखा, ये आर पे ऐसे रख दिया, ये आर है, ठीक है, ये एफ है, तो आर के ऊपर रखा ऐसे कर दिया, मतलब आर को आपको साधना है ऐसे, चाहे ऐसे रखो हाथ चाहे ऐसे रखो, आर के ऊपर ही आना चाहिए हाथ, चाहे नीचे से है चाहे ऊपर से है। और दूसरा केस क्या होगा कि आर ऐसे है एफ ऐसे, तो इसमें फिर ऐसे, ऐसे इसको सहारा दो, फिर ऐसे। आर की डायरेक्शन में आपको फॉर्म रखना है, आर की डायरेक्शन में फॉर्म। एक बार ऐसे 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 ऐसे। अभी तो कुछ नहीं है, अभी जो तुम उसमें आओगे ना मैग्नेटिक फील्ड में, तब तो हाथ दर्द करने लगेगा, ऐसे 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 करोगे खाली बैठ। तो जिसको हाथ वाथ की प्रॉब्लम हो तो पहले ठीक करा लेना। मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ज्यादा समस्या आएगी नहीं, उसमें जब फोर्स लगाओगे, आई डी एल क्रॉस बी, बी क्रॉस बी, सारा यही आएगा फिर। बी क्रॉस बी में बी के डायरेक्शन में रखा, बी के डायरेक्शन में यही बच गया। और एक ही हाथ से हम काम करेंगे, किस हाथ से? राइट हैंड। क्या बोलते हैं इसको? पाम रूल। इसी से हम करेंगे सारा काम, कोई दूसरा नियम नहीं है। चार्ज आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, इसकी डायरेक्शन में क्या करेंगे, फोर्स हमेशा कैसे लगेगा, जैसे 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 जो करंट होता है उसकी डायरेक्शन जैसा चार्ज की डायरेक्शन की अपोजिट आएगी, है ना? तो जो आपने इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उसको जस्ट अपोजिट कर दो, तो करंट की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये जब चीजें हम लोग वहां पे आएंगे तब देखेंगे, फिलहाल के लिए ये देख लो कि हाथ को कैसे घुमाते हैं। अभी से प्रैक्टिस कर लो टॉर्क। इसीलिए बोलते हैं ना, जहां भी हाथ घुमा दिया वहां थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है समझने में चीजें, तो हाथ घुमाने को आपको आना चाहिए अच्छे से। तो ये जो है हमारा टॉर्क हो गया कितना, एम जी साइन ऑफ थीटा, है ना, इनटू एल। तो एफ बराबर एम जी 10 हो गया, इंटू 2, इंटू साइन ऑफ 30, इंटू एल, एल बराबर 2, तो ये हो गया आपका 40 साइन ऑफ 30, ये समझ आया? ये हो गया 20 न्यूटन मीटर। बताओ किसी को कोई आपत्ति हो? आपत्ति है किसी को? कोई आपत्ति है? जय, सॉरी, प्रिंस, खैर, हमजा, हजार, हजार, सात, ये एक्सपाइड लो, सीधी, सुनो बैठो, देखो पंखा, कंफर्टेबल, अपना अंग्रेजी बोले हैं, एकदम कंफर्टेबल।
ठीक है, इतना हो गया। अब हम चलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे कि इसको नोट कर लिया, चले आगे। ये जल्दी कर लो, तुम लोग बैठे रहते हो। चले आगे। ओके, कोई दिक्कत यहां तक, आपत्ति कोई किसी को? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जब आपत्ति विपत्ति नहीं है, लेट्स मूव। तो अभी तक हमने देखा जैसे लीनियर मोशन में क्या होता है, एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां पे क्या है, रोटेशनल मोशन में आ गया टॉर्क। टॉर्क बराबर आर एफ लिख दे, मैग्नीट्यूड खाली। तो है दिक्कत किसी को नहीं? तो अब देखो, आर एफ बराबर एम ए, ठीक है। ए बराबर क्या होता, डी ओमेगा बाई डी टी, यही था। या इसको अल्फा लिख रहे थे रोटेशनल मोशन के केस में, अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी। तो ए जो होता है हमारा नॉर्मल, वो होता है डी वी बाई डी टी। और जो वी होता है वो कितना हो गया, आर ओमेगा, वी बराबर आर ओमेगा। कल किया था ना, वी बराबर ओमेगा क्रॉस आर, याद है? आर को हमने क्या माना था, रोटेशनल मोशन में आर बाहर आ जाएगा, बिकॉज रेडियस तो चेंज नहीं हो रही ना, ओमेगा चेंज हो रहा। तो ये हो गया आर अल्फा। तो ए बराबर आर अल्फा रख दे यहाँ पे, आर एम आर अल्फा। तो ये हो गया एम आर स्क्वायर अल्फा। तो ये जो क्वांटिटी है, इसको हम क्या लिखेंगे, आई टाइम्स अल्फा। जिस तरह से लीनियर मोशन में अल्फा का रिप्लेस रोटेशनल मोशन में ए का रिप्लेसमेंट अल्फा है, उसी तरह से एम का जो रिप्लेसमेंट है वो आई Yeah, impulse. That's right. है। Impulse. I is moment of inertia. I is called moment of inertia. It is due to rotational motion of body. अब जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो हमेशा उसमें रोटेशनल एक्सिस के बारे में जरूर बात करेंगे, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर, दैट मैटर्स। यू शुड ऑलवेज नो कि इसका रोटेशन एक्सिस क्या है, किस एक्सिस के अबाउट बॉडी जो है रोटेट कर रही है। ठीक है, जैसे डिस्क है, डिस्क मतलब क्या हो गया, डिस्क का मतलब होगा जैसे बिस्किट है मान लो आपका, वो एक डिस्क है, गोल वाला। कौन सा, Very good. मैरी गोल्ड, राइट एग्जैक्टली। इसमें कम क्या लगता है, शुगर, हाँ शुगर फ्री। तो मैरी गोल्ड जो बिस्कुट है दैट इज अ डिस्क। अब उसको डिस्क को हम, एक मैरी गोल्ड को हो गया कि हम उसके साइड पे रख चिपका दें और ऐसे से घुमाएं, एक है कि उसको सेंटर से लाइन पास कर दें उसकी और फिर घुमाएं, फिर एक है उसके ऐसे ऐसे लाइन रख दें, ऐसे से घुमा दें। तो दिस इज मेथड ऑफ रोटेशन, कैसे आप बॉडी को रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये डिफाइन कर रहे हैं हम लोग कि जिस तरह से हमारा लीनियर मोशन के केस में एम आता है, उसी तरह से रोटेशनल मोशन के केस में हमारा आई आता है। ठीक है, तो अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्क्रीट बॉडीज और कंटिन्यूअस बॉडीज से, जैसे हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास में, वैसे ही यहाँ पे डिस्क्रीट बॉडीज और कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, अल्फिसा कहाँ गई, अल्फिसा हो गया, ठीक है। सानिया, ठीक है।
समझा भैया? चले आगे। मुझे हैं? किसमें? ये वाले से अरे 3 ही दिन तो हुए इसमें। पहले तो वर्क एनर्जी पावर था। जैसे रोटेशनल मोशन सेपरेट यूनिट है। पहले तो हमने वर्क एनर्जी पावर किया था, याद आया? तुम भूल गई? नहीं अभी भी 10 नहीं हुई पूरी। क्लास तो 10 हुई नहीं, अभी तो खाली 3 क्लास हुई, टोटल 10 हो गई जब से मैं आया हूँ। किसमें? 6 7 दिन किसमें? ये पूरे इसको तो ये तो देखो मैकेनिक्स है। रोटेशनल और ये वर्क एनर्जी पावर, ये तो रहेगा ही अभी। अब जो है रोटेशनल के बाद देखते हैं ग्रेविटेशनल आएगा, तब भी मैकेनिक्स है वो। दैट इज ऑल्सो मैकेनिक्स। अभी छूटेगा नहीं इतना जल्दी पीछा तुम्हारा। ये समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है। तो अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करते हैं फॉर डिस्क्रीट बॉडीज या डिस्क्रीट बॉडीज। डिस्क्रीट का मतलब कहीं कहीं बॉडी रखी हुई है ना? जैसे एक जो है धागा है, एक धागा है, उससे आपने एक पत्थर को बांध दिया, ठीक है? और इसके बाद उसको ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे से रोटेट कर रहे हैं, ऐसे से रोटेट कर रहे हैं आप। तो ये हो गई आपकी रेडियस जिसके अबाउट रोटेट कर रहा। और केवल ये मास हो गया एम। यही तो है मास सारा। अब इसके बीच में स्ट्रिंग में तो कोई मास है नहीं, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो सारा मास यही निहित हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आई बराबर एम आर स्क्वायर। एम इज द मास ऑफ द बॉडी और आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। R is perpendicular distance from axis of rotation. Remember this point. है ना? ये बारीकी है। M is the mass of the body जो आपने इसको रोटेट करा रहे हैं, and R is the distance from axis of rotation. बड़े आगे, ठीक है? चलो फिर एक दो प्रॉब्लम करते हैं। ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रीट बॉडीज मतलब कहीं कहीं बॉडी रखी हुई है या एक बॉडी है, उसको आपने बांध दिया। ये है डिस्क्रीट, DRISCRET, डिस्क्रीट, ठीक है? डीईएस लिख दिया था मैंने। तो एग्जैक्ट स्पेलिंग DISCRET। कहीं कहीं बॉडी रखी हुई, रेगुलर नहीं हुई। समझे? जैसे सेंटर ऑफ मास ने क्या किया था, और सर एक मास है, एक मास है, एक मास है, इसका हमने सेंटर ऑफ मास निकाला था। कैपिटल XCM बराबर MIXI प्लस MI M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 डिवाइड बाई कैपिटल M। इसी तरह से इसमें भी क्या है कि एक बॉडी रोटेट कर रही है किसी एक्सिस के परिता। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। इससे आपने एक बांध दिया धागे से, क्या, पत्थर को, और इसका ऐसे रोटेट कर रहे हैं, पत्थर ऐसे रोटेट करेगा। ये जो डिस्टेंस हुई दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये और ये के बीच में एंगल कितना है? दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी। तो ये MR², ये बॉडी हो गई, तो कैपिटल M, और ये R हो गया। बढ़िया। चलो ये जो है, क्या तो देखो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक है? और एक मान लो
एक रेक्टेंगल कुछ इस तरह से, है ना। रेक्टेंगल्स हैं जिनको एक मतलब एक प्लास्टिक के जो छोटी छोटी रॉड्स हैं, उनसे हमने क्या किया, एक रॉड से ये वाला मास बांध दिया, दूसरी रॉड के एंड से ये, फिर एक रॉड और जोड़ी, इससे ये वाला मास बांध दिया, इससे ये वाला मास। अब इसको ऐसे है पकड़ लिया रेक्टेंगल को और ऐसे से रोटेट कर रहे हैं। अब बोले जी कहाँ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बताओ, बताओ जरा। है, अगर जो हाँ इफ हाँ ये मान लो ए है, ये हो गया 2a, और ये सबका मास एम 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 और एम। इस इन मासेस के लिए डिस्टेंस कितनी हो गई, यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी पे मास रखा होगा, डिस्टेंस जीरो। इसी तरह से इसके भी ये जीरो, जो दूर रखे हुए वो कितना है, दैट इज एम ए स्क्वायर इस वाले मास के लिए प्लस एम ए स्क्वायर, दैट इज 2m ए स्क्वायर। अब मान लो बॉडी चेंज कर दी हमने, बॉडी क्या करी, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ठीक है। अब इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस। बताना जरा, सबका मास है मैं, कितना, 3m a स्क्वायर, वेरी गुड। यही आ रहा है देखो, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसी भी एक्सिस हो कर लोगे, है ना। मान लो एक इस तरह का दे दिया से, चाहे एक्स एक्सिस के पूछे, चाहे इससे पूछे, चाहे इससे पूछे, हमें जो है ये टेंशन नहीं लेना है कि भाई किस एक्सिस में जा रहा हूं, हमें मतलब ही नहीं कुछ, हमें क्या मतलब है एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इतना चाहिए हमें, बस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो मान लो इसके अबाउट पूछा है तो ये कितनी दूरी पे हो गया, अब ये नहीं कि इसमें ये बताने लगो, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है तो इससे कितनी दूरी पे है, ये निकल आया, सबका निकल आया ना, इसमें कुछ नहीं है, इससे परपेंडिकुलर डालो, ये हो गया ए, ये हो गया a/2, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, दैट इज ये वाली डिस्टेंस, ए डी, अगर सी माने तो ये ए सी आ गया तुम्हारा, ए सी, अरे क्या नहीं, ए सी स्क्वायर मान लो, है ना। तो ये कितना हो गया आपका, ए सी स्क्वायर बराबर 3a² बाई 4, ए सी बराबर √3a/2, यही ऐसी डिस्टेंस तो है, आप बराबर कर दो m √3a/2 का होल स्क्वायर, यही किया गया है, 3m a² बाई, ठीक, बढ़िया। इसी तरह से इसमें क्या है, ये आपने मानी a, ठीक है, और ये मान ली a/2 मान ली, चलो तो सीधे a/2 का स्क्वायर, है ना, m × a/2 का स्क्वायर बराबर, बताओ, ठीक है भाई, समझ आ रहा, ऊपर से तो नहीं जा रहा कुछ भी। वो पीछे ये वाली एक लड़की नहीं है जो हंसती थी ज्यादा, कहाँ गई वो, आई नहीं ना जो यहाँ बैठती थी, हाँ, उसके पीछे, हमजा के पीछे क्या नाम है आपका, हाँ, क्या? क्या? हाँ हाँ,
ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा, एक केस करके लाना घर से। वो केस ये है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऐसे, ये ए है साइड्स सारी, और इनका मास एम एम एम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। 2 टाइम्स कितना आ जाएगा, √3, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू जो तुम्हारा पहले वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका ट्वाइस कर दो, वही तो आएगा। यस यस सर। थ्री भाई हमें दो डिस्टेंस चाहिए। हाँ हाँ, ट्वाइस कर दो। तब कैसी बॉडी कर दें तुमको आ जाएगा डिस्क्रीट का। अब चलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस बॉडीज की तरफ, जहां पे मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है कंटिन्यूअस है। अब कल हम लोग ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करेंगे, और फिर कल और परसों पूरा प्रॉब्लम पे होगा नीट वाली, जो भी आए होंगे आपकी। तो ये चीज जब तक आप देखो, रोटेशनल मोशन एक ऐसा चैप्टर है जहां पे आपको दिमाग ढेर लगाना पड़ेगा। अगर जो टॉर्क को मैं सीधे लिख देता आर क्रॉस एफ तो कर पाते, समस्या आती है ना, कैसे आर लग रहा कैसे एफ लग रहा। तो उसको समझने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फील लेने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया कैसे, टॉर्क बराबर आई अल्फा। तो हमने देखो कितने कितने फॉर्मूले, एक बार फॉर्मूले लिखते जाते हैं। तो अगर शुरुआत से स्टार्ट करें, ओमेगा बराबर डी थीटा और dt से, है ना। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज का क्या होता है, डेल्टा थीटा और डेल्टा जी। ठीक, इसी तरह से जो आपका अल्फा था दैट वाज डी ओमेगा बाई डी टी, इट वाज इंस्टेंटेनियस, इसको बोलते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे टी बराबर 2 सेकेंड, टी बराबर 5 सेकेंड, दैट यू कैन कैलकुलेट यूजिंग डी ओमेगा बाई डी टी और डी थीटा ओवर डी टी। वहां से एक से आप ओमेगा निकालो, जैसे हमने किया था ना, एट टी बराबर 0, ओमेगा बराबर 0, फिर टी बराबर क्या बोलते हैं 2 सेकेंड पे क्या वैल्यू होगी, एक थीटा की रे किया था हमने। जब हमने थीटा का एक्सप्रेशन, ओमेगा का एक्सप्रेशन दिया तो थीटा निकालने को, तब हमने जो है चीज लगाई थी। ये वाले फॉर्मूले हो गए। फिर हमने क्या बोला था, जैसे गति के नियम थे ना तीनों, अरे वो तीनों जो क्या थे उनको, एस बराबर v बराबर क्या था पहले एक्सप्रेशन, u प्लस 18, इसको रिप्लेस किया था। ठीक है, और हाँ एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी बराबर ओमेगा एफ कर दो या ओमेगा 2 कर दो, वट जो आपको सही लगे। इसी तरह से सबका रिप्लेसमेंट था। इसके बाद हमने देखा टॉर्क बराबर देखा आर क्रॉस एफ। तो यहाँ जब भी वेक्टर आएगा तो रोटेट होगी कोई चीज तो वेक्टर आ जाएगा, अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। सीधे सीधे चल रहा, उसने ऐसे फोर्स माना तो डॉट हो गया, दैट इज बेसिकली वर्क, और क्रॉस में मोमेंट आ जाए। और टॉर्क बराबर क्या रखा, आई अल्फा, कोई आपत्ति किसी को यहां तक। फिर हमने किया ए बराबर आर अल्फा, है ना, बी बराबर आर ओमेगा, या इसको लग सकते हैं ओमेगा क्रॉस आर। रोटेशनल मोशन के लिए जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, वो क्या होगा, हमेशा नॉन जीरो होगा। ऐसे घूमेगा, हमें तो घूमेगा जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा उसको v स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और टेंजेंशियल जीरो हो सकता है अगर जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। एटी कैन बी जीरो, कल ही लिखाया था ये, एटी कैन बी जीरो, मतलब ट्रांसलेशनल जो आपका, जो सॉरी, जो आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है दैट कैन बी जीरो, बट जो ये हो गया सेंट्रीपिटल या रेडियल वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो डायरेक्शन चेंज, एक बार यहाँ पे है ऐसे वेलोसिटी, फिर यहाँ पे ये डायरेक्शन चेंज होगी, फिर ये हो गई, फिर ऐसे हो गया। ठीक है, तो जो आपकी वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है इन केस ऑफ रेडियल और सेंटीमीटर एक्सीलरेशन। ये चीजें हो गई। आप देखो, इतना नोट कर लो और बढ़ते हम लोग। ओमेगा क्रॉस आर होता है, आर क्रॉस ओमेगा नहीं होता।
ओमेगा की डायरेक्शन क्या होती है? अबव द प्लेन, जहां पे रोटेट कर रही हो बॉडी जिस प्लेन में। आर की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम दी, अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां से भी रोटेट कर रहा हो। वी की डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी, क्योंकि जब हम ओमेगा क्रॉस आर कर रहे थे तो वी की ऐसे ऐसे आ रहा था, ऐसे ऐसे बताया ना कल। तो तुमको एक चीज इस चैप्टर में नोट कर लो, ये आना चाहिए अच्छे से यूज करना है। कर्ल जो होता है ना, फिंगर को कर्ल करके आप फोर्स या सॉरी टॉर्क की डायरेक्शन बताना चाहते हैं, तो वो आप बताना जानो। ओमेगा क्रॉस आर कर लो, तब आपको वी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस तरह से सारा खेल जो है उंगलियों में है इस चैप्टर में। ठीक है, बड़े बड़े, क्या नाम है तुम्हारा? अंश, अच्छा अक्षा। क्या मतलब होता है अक्षर? हाँ, मस्जिद। हाँ, तो इमारत के नाम पे तुम्हारा नाम सही है। अच्छा, ये तो पर्यायवाची बोलते हैं ना इसको, क्या? सिनोनिम ही तो है। मस्जिद का सिनोनिम तो अच्छा है। तो मतलब फिल्डर, फिल्डर बढ़िया वाला। मस्त यार था ना, क्या फील्डर था वो? वैसा फील्डर हुआ नहीं यार। कैफ जड्डू, यही फील्डर है ना? क्या नाम है? मोहम्मद जडेजा के तो रवींद्र जडेजा, रविंद्र जडेजा। ठीक है, बढ़े आगे, ये बढ़ ले। तो ये वाली प्रॉब्लम करके देखना, इस तरह से कैसी भी बॉडी हो आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका निकाल सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं, अरे ये तो रुक गया। सर इसका अंदर यही आ रहा है, थ्री, टू टाइम्स। स्क्वायर बाई 2। अगर जो वहां फोर आ रहा होगा तो यहाँ टू आ जाएगा। अगर जो प्रीवियस जो हमने केस किया था उसमें कितना आ रहा था? हाँ, तो इसमें टू आएगा, बाई मल्टीप्लाइड बाई टू, तो बाई टू आ जाएगा। हाँ भाई, जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करेंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पहले ही आ जाएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मस्ट, आपको एक्सिस पता होनी चाहिए, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा उस एक्सिस के अबाउट जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता जाएगा, है ना? बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से। सेंटर से लोगे तो कुछ और आएगा, कॉर्नर से लोगे तो कुछ और आएगा, डायमीटर के अलॉन्ग लोगे तो कुछ और आएगा। तो ये सारी चीजें जो है अलग अलग आती हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस बॉडी है, कुछ भी मान लो, कैसी भी शेप हो सकती है ना? इस तरह की शेप है, पत्थर मान लो कोई, पत्थर कैसा है? कंटिन्यूअस है, इसको तोड़ोगे। अच्छा, रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी क्या होती है कि अगर जो एक बहुत बड़ी बॉडी है ना, ऐसे तो मान लो, इसको हटा दो, यहाँ पे पॉइंट M1 मास है कोई, और यहाँ छोटा सा मास M2 है, तो इनके बीच का सेपरेशन कुछ भी करो चेंज नहीं होगा। दैट इज एग्जांपल ऑफ रिजिड बॉडी। आप चाहे प्लेट को कुछ करो, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं, वो रिजिड है, कांस्टेंट है। तो पॉइंट मान लिए आपने, या मास की जगह पे आप पॉइंट मान लो, तो इन पॉइंट को कुछ भी कर लो, तोड़ लो फोड़ लो, कुछ नहीं होता, वो सेम कर सकते, तो फूटेगा नहीं। मरोड़ोगे, ये तो पत्थर है, पत्थर के अंदर दो पॉइंट आप मान लो, कैसे भी फेंको कूटो कुछ करो, वो दोनों चीजें सेम है। दैट इज रिजिड बॉडी।
इसको चूर चूर कर दोगे वो अलग की बात, बट ऐसे उनके बीच का जो सेपरेशन है वो हमेशा सेम है। सेम। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आपकी कंटिन्यूअस बॉडी है, उसमें एक छोटा सा मास एलिमेंट अगर जो मान लें, छोटा सा मास एलिमेंट क्या होगा, बड़ा कैपिटल एम, छोटा कितना हो जाएगा, इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल एम आ जाएगा। ठीक है, इससे इसकी दूरी मान लें आर है, स्मॉल आर। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कंटिन्यूअस बॉडी का, वो आता है डीएम टाइम्स आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर टाइम्स डीएम। यहाँ पे लिमिट डिफाइन करते हैं हम लोग आर की, है ना, और डीएम को लाते हैं वही वाला रूल पिछला जो करा हुआ है हमने, उसी रूल से सारी चीजें हो। सेंटर ऑफ मास पर रखा है, इसी का थोड़ा सा जो है अपडेटेड मॉडल है ये। इंटीग्रेशन वहां यूज किया था, यहाँ भी यूज करेंगे। जैसे किताबों में दिया होता है सिग्मा करते हैं, रो लिया, हम वैसे नहीं करेंगे। हमें मास एक एक नियम लगा के कर लेंगे सारा काम ही फिर। ठीक है, तो कुछ कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आप लोग रट लोगे, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल बॉडी या हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर थिन थिन, एक होता है थिन स्फेरिकल सेल, एक होता है थिक स्फेरिकल सेल, है ना। तो थिन में क्या होता है कि फिर पूरा ही खाली हो, और थिक में क्या हो गया कि अंदर R2 R1 हो गया मामला। मतलब एक स्फेयर है, जैसे गेंद मान लो, ये गेंद कास्को कॉस्को गेंद सुना है, कॉस्को वाला। तो एक होता है तुम्हारा टेनिस बॉल, टेनिस बॉल इज कॉल्ड थिक स्फेयर। अगर उसको फोड़ोगे तो एक लेयर दिखती है आपको, एक प्लास्टिक की बॉल हो गई, तो वो थिन स्फेरिकल सेल हो गई। प्लास्टिक की बॉल ऐसे तोड़ोगे, छोटी सी प्लास्टिक दिखेगी आपको, और उसको फोड़ोगे तो इतनी ऊंची जो है। फोड़ना फिजिकल बॉल है, फोड़ते हुए देखना, ऐसे क्यों बिना मतलब नुकसान करो, खेल लेना उससे, खेलते खेलते टूट जाए वो देखो, है ना। मेन तो मजा गेंद बैठ में ही है है ना, बाकी तो सारे गेम बेकार है। हम्म, बाकी चेस में क्या है, कुछ कर थोड़ा ना रहे तुम। देखो गेम, चेस में क्या होता है, दिमाग की मेहनत कर रहे हैं, बाकी चल नहीं रहे ना तुम्हें, तुम्हारी बॉडी थकनी चाहिए। चेस में भी थकती है लेकिन माइंड से, जैसे आप एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ लो तो थक जाओ, समझे, तो ये सारे केसेस आते हैं उसमें। तो अब देखो थिन और थिक के बारे में समझ गए, अब एक केस करते हैं हम लोग। देखो, एक ऐसे जो है, क्या है आपकी रॉड, पतली सी रॉड है, बहुत मोटी नहीं है, तो ये मतलब ये इतना ज्यादा नहीं है ना। इसकी थिकनेस को हम इग्नोर कर सकें, नहीं रेक्टेंगुलर लेमिना बन जाएगा वो। अगर जो इसकी थिकनेस को कंसीडर करेंगे तो रेक्टेंगुलर में केस आ जाएगा। तो इसको मान लेते हैं प्लेट, प्लेट नहीं, एक छोटी सी छड़ है। ठीक है, एक बार एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, एक बार एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है ना। मतलब बॉडी ऐसे रखी हुई है और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, एक बार इस एक्सिस के अबाउट। टोटल लेंथ है आपका एन, तो ये लेंथ कितनी हो गई, ये भी लेंथ होगी। ठीक है, इसमें टोटल लेंथ हो गई आपकी एन, मास एम है कैपिटल। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास तो एक ही होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। अब आपको बोलेंगे सेंटर ऑफ मास का अजीब L/2 पे, बता दोगे L/2 पे रखोगे तो बैलेंस हो गया। लेकिन आप बोलेंगे कि एक बार ऐसे घुमा रहे हैं रॉड, ऐसे घुमा रहे हैं, एक बार ऐसे घुमा रहे हैं, एक बार ऐसे घूम रही और एक बार ऐसे घूम रही, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्पिनिंग मोशन। पता है ना, जिस जब बॉडी आपकी सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमे उसको स्पिनिंग मोशन बोलते हैं। जैसे हम ऐसे ऐसे टक्कर मारे इसको एक साइड से, अपनी जगह पे ही घूम जाएगी, तो अपने सा सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमे। तो इस केस में करो तो क्या बताया था, जब भी कंटिन्यूअस बॉडी मानो तो एक एलिमेंट मानोगे, स्ट्रिप कैसा भी हो, उस एलिमेंट को इंटीग्रेट कर दो तो आपकी पूरी बॉडी बन जाए। ठीक है, हर बार यही करना है। तो पहले केस में थोड़ा सा इसको ऐसे कर दें, थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो
पहले केस में क्या मानेंगे, हम इससे एक्स दूरी पे एक डीएक्स एलिमेंट, डीएक्स थिकनेस का एक एलिमेंट मानते हैं। ठीक है, तो मास कैसे निकालेंगे, डीएम कैसे निकालेंगे बताना जरा। देखो यूनिट में एल लेंथ में कितना था, एम, एक लेंथ में एम बाई एल, डीएक्स में, तो ये हो गया डीएम कितना हो गया इस पर्टिकुलर मास में, जो आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नथिंग बट एम बाई एल टाइम डीएक्स। ठीक है, बढ़िया। आप क्या करेंगे, हम आई बराबर, ये लेंथ एक्स है इस एलिमेंट से, तो डीएम टाइम्स एक्स स्क्वायर लिख दें। उस एलिमेंट से डिस्टेंस नापी जाती है जहां पे उस एलिमेंट को कंसीडर किया आपने, वो एक्स होगा। ठीक है भाई, बढ़िया। सो नाउ आप क्या करेंगे, एन बाई एल डी एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर कर दें। लिमिट बताना जरा कहां से कहां तक आएगी, जीरो से एल बाई टू, और इसको छोड़ दिया तुमने, टू से मल्टीप्लाई कर दो तब भी ठीक है, या माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू कर, है ना, वो भी ठीक है। यहां से यहां आए, या ऐसे कर दो, माइनस एल बाई टू से टू टू जीरो लेके जाओ पहले, फिर जीरो टू एल बाई टू लेके जाओ तब भी वही आंसर आएगा। पहले हम यहां से यहां गए, फिर यहां से चले गए, या दो गुड़ी जीरो टू एल बाई टू, तो जब दो किया तो इसका निकला, इसका अपने आप निकल आएगा। इसको करोगे कितना आएगा आंसर, एम बाई एल और एक्स क्यूब बाई थ्री, यही यही आएगा, टू एम बाई एल, है ना, और ये जीरो से एल बाई थ्री, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है, यही आ रहा है। उस केस में देखो जरा, इस केस में कितना आएगा, इसको निकालो तुम लोग, जल्दी निकालो। अब यहाँ पे क्या मानोगे, यहाँ पे स्ट्रिप मान ली, ये एक दूरी पे डीएक्स थिकनेस की स्ट्रिप मानी, फिर क्या हो जाएगा, डीएम कितना आ जाएगा, एम बाई एल इस एलिमेंट के लिए डीएक्स, फिर आई बराबर डीएम टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो डीएम कितना है, एम अपॉन एल टाइम्स डीएक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक रखोगे, जीरो टू एल, जीरो टू एल, तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई, एक केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आ रहा है, एक केस में कम आ रहा है, डिपेंड कर रहा है किस एक्सिस के अबाउट आप बॉडी को रोटेट करते हैं। आती ना, आई, तुम्हारा नाम क्या, यस वी, तो यस समझ आ गया, नहीं आया, अरे ये तो घटना हो गई। देखो वो पिछला वाला समझ आ गया था, स्पीड बॉडीज का। अब हम बात कर रहे थे कंटिन्यूअस बॉडीज की, तो कंटिन्यूअस बॉडीज में क्या होगा, मास हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट रहेगा कंटिन्यूअसली। तो इस केस में क्या है कि हमने हमने क्या बताया था, सेंटर ऑफ मास में कैसी भी बॉडी हो, सेंटर ऑफ मास उसका चेंज नहीं होता, मतलब बॉडी की शेप पे डिपेंड करता है, उसको आप कहीं घुमा दो, कुछ कर दो, उसका सेंटर ऑफ मास से कोई फर्क नहीं, कैसे भी घुमा दो। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन मैटर्स, किस एक्सिस के अबाउट आप बॉडी को घुमा रहे हैं। एक हमने एक्सिस मान ली है, इसके अबाउट बॉडी ऐसे से घूम रही, एक बार मान ली हमने एक्सिस ये, इसके अबाउट बॉडी ऐसे से घूम रही। तो पहले अगर जो केस को देखें, तो डीएम बराबर समझ आया, एम बाई एल डीएक्स, ये तो आ गया। जब भी हमें कोई कंटिन्यूअस बॉडी का कुछ भी निकालना हो, तो एक डिस्टेंस के
बाद जो हम एक एलिमेंट मानते हैं डीएक्स, और उस डीएक्स को इंटीग्रेट करेंगे तभी तुम्हारा पूरा मिलेगा। अगर छोटे एलिमेंट को इंटीग्रेट कर दो तो पूरा बड़ा एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे ईंटें लगी है एक दीवार में, तो एक ईंट को आप रिपीट करते चले जाओ, दीवार बन जाएगी नहीं बन जाएगी? ईंट ही तो जोड़ रहे तुम, दीवार में नहीं बना रहे, तुम ईंट जोड़ रहे हो। अगर जो फिजिक्स की भाषा में बोला जाए, तुम दीवार नहीं बना रहे, तुम ईंट को जोड़ते चले जा रहे हैं, दीवार बन गई। यही तो होता है। तो इस केस में क्या है, वो ईंट है डीएक्स। अब डीएक्स को जोड़ते चले जाओ, पूरी दीवार बन जाएगी नहीं बन जाएगी, पूरी रॉड बन जाएगी नहीं बन जाएगी? तो इसी तरह से हमने क्या किया, उस डीएम को क्या किया, इंटीग्रेट। किसी भी छोटी चीज को इंटीग्रेट करोगे तो बड़ी चीज बनेगी, बड़ी चीज को छोटी चीज करनी है तो डिफ्रेंशिएट कर। इस दीवार को डिफ्रेंशिएट कर दोगे, ईंट निकल आएगी। दीवार को डिफ्रेंशिएट करना मतलब दीवार में पत्थर मारना या हथौड़ा मारना, दीवार को तोड़ना। तो उससे छोटी छोटी ईंट ईंट आपने निकाल दी। ठीक है, तो ये डीएम कितना आ गया, एम बाई कैपिटल एल डीएक्स लिख दिया। अब इसकी दूरी कितनी है, एक्स। ये हो गया एम एक्स स्क्वायर होता है ना, तो डीएम टाइम्स एक्स स्क्वायर, डीएम इंटीग्रेशन डीएम टाइम्स आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो यहाँ पे एक्स है, आर की जगह पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एम बाई एल डीएक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, -L/2 से 0, फिर 0 टू L/2। या इसको ऐसे लिख सकते हैं -L/2 से +L/2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू L/2। सबका मतलब एक, जैसे होता है ना सबका मालिक एक ही बात है वो। 0 टू L/2 कर दो 2 टाइम्स, या -L/2 टू +L/2 कर दो, या -L/2 टू 0 जाओ, फिर 0 टू L/2। कोई आपत्ति, हो जाएगा। यहां से कितना निकाला इंटीग्रेशन, एक्स की पावर एन डीएक्स कितना होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। इसी तरह से उसमें क्या करेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज किया तो लिमिट क्या चेंज हो जाएगी, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू एल हो गई। यहां से यहां तक की दूरी, इसमें यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, एक्सिस ऑफ रोटेशन से माने सब कुछ। बढ़िया, दिक्कत कोई किसी को? ठीक है, अच्छा, बढ़िया। लिख लिया था, ये लिख लिया होगा तुमने, तुमको तेज हो। अच्छा, रिंग है एक, एक है हमारी डिस्क। दोनों में अंतर क्या है, सर रिंग में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मानी हमने, डिस्क भी ये है हमारी, डिस्क में थोड़ी सी ये थिकनेस हो। हाँ? ये डिस्क है बेसिकली, है ना? और ये पूरी तरीके से पूरे में मास रहता है। रिंग में क्या है कि साइड में, जैसे जो रिंग पहनते हैं हाथ में, मतलब ये खाली होते हैं साइड जैसे सोने वाली रिंग है ना, तो वो क्या हो गई, मतलब केवल किनारे किनारे जो है। अब जिसपे ज्यादा पैसा होगा वो क्या करेगा भाई, वो रिंग की जगह सिक्का पहन लेगा सोने का, ऐसे लटका लेगा हाथ में। जैसे बप्पी दा थे ना, बप्पी दा को जानते हो, ये सुनते हैं कितने सोना रहता कितना था, पहनते पैसा हैं। था तो सोना पहनते थे। हमारे पास में तो लोहे की अंगूठी पहन रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स, किसके पास पैसा है उस हिसाब से उसका स्टेटस चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक रिंग मान रहे हैं और एक डिस्क मान रहे हैं, दोनों को हम साथ में करेंगे। बढ़िया, तो एक चीज बताओ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये देखो आर, ये कैपिटल आर हो जाएगा। इज इट वेरिएबल आर, नो इट्स नॉट, क्योंकि मास है आपका केवल साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। भाई रिंग है, एक कोई रिंग मान लो, या चूड़ी देख लो आप, सर ये रही नहीं किसी के पास चूड़ी हो तो उसको देखो, तो चूड़ी में क्या हो गया, केवल साइड में जो है सांच लगा हुआ है, तो जो आर डिस्टेंस है वो कैपिटल आर हो जाएगा। वही तो स्मॉल आर, वो वेरिएबल नहीं है, केवल कहाँ देखना है हमें, इसकी सरकमफ्रेंस में। साइड में साइड केवल केवल सरकमफ्रेंस में ही तो मास है, यही तो है मास सारा, सरकमफ्रेंस में। डिस्क के केस में क्या है कि जी कहीं आओ, कहीं आओ, हर जगह तुमको मास दिखेगा। तो डिस्क कैसे बनी हुई है, बहुत सारी रिंग को जोड़ दिया, कोइंसेंट्रिक रिंग्स को जोड़ते चले गए।
एक रिंग के ऊपर दूसरी रिंग, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे जोड़ते चलेगा, डिस्क बन गई आपको। और रिंग एक खाली जो है सर्कुलर लूप। तो उस सर्कुलर लूप के लिए अगर जो हम डीएम आर स्क्वायर लिखते हैं, तो आर स्क्वायर की कैसे रिप्लेस कर देंगे? कैपिटल आर आ जाएगा। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। आर कैपिटल आर से रिप्लेस हो जाएगा। तो आर को बाहर रख ले, कांस्टेंट को बाहर रख ही सके, चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो। डीएम और डीएम इनको इंटीग्रेट क्या करोगे तो क्या आ जाएगा? ऊपर जाएगा बड़ा वाला। तो ठीक, अब बात कर रहे हैं हम लोग डिस्क की। डिस्क में क्या हो जाएगा? डिस्क क्या है? टू डायमेंशनल है। तो डीएम निकालना है यहाँ पे। रिंग, एक एक जो है हमने रिंग मान ली, कितनी दूरी पे देखो, एक बढ़िया, एक रिंग मान ली हमने ऐसे, ये कैसे मानी? स्मॉल आर दूरी पे। ठीक, उसकी थिकनेस है रिंग की dr। मतलब एक रिंग है जिसकी थिकनेस, रिंग की थिकनेस क्या मतलब? इसमें कितना सोना लगा? एक पतली रिंग हो गई, मोटी रिंग हो गई। मोटी रिंग का मतलब इतनी मोटी तार की बनी हुई है, उसकी थिकनेस ज्यादा है, तो उसकी dr ज्यादा हो गई। तो यहाँ पे हम एक पतली सी रिंग मान रहे हैं जिसकी थिकनेस बहुत कम सी है, dr, r डिस्टेंस पे। तो हमें क्या निकालना है? डीएम, क्या? स्मॉल वाला। तो डीएम स्मॉल वाला कैसे निकालेंगे बताओ भाई? एम डिवाइडेड बाई क्या? एरिया। एरिया इज व्हाट? बड़ी सी रिंग का वो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? इस रिंग का एरिया लिखना है, छोटी वाली रेडियस का। तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई स्मॉल आर डी आर। कोई दिक्कत? बताओ भाई, एजाज, है कोई दिक्कत? समझा? समझा के पीछे? ठीक है। और बीच में क्या नाम था इसका? हाँ, इसका तुम्हारा ही, परमजीत जी। परमजीत जी जीत गए यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं जी मैम। देखो, कुछ रटना नहीं है, कुछ रटना अभी तक पड़ा नहीं, रटना पड़ा। अगर जो फिजिक्स को रटोगे नहीं ना, तो सब कुछ सही रहेगा। आप खुद से दिमाग लगा सको क्या करना है क्या नहीं करना, और नहीं तो बहुत कठिन है। रोटेशनल में कुछ रटना पड़ा अभी तक? कोई चीज रटनी पड़ी रोटेशनल मोशन में? और सबसे ज्यादा रटने वाला चैप्टर है वो। ठीक है, तो डीएम रख दें, एम अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर टू पाई आर डी आर इंटू आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी? 0 टू कैपिटल आर। इसको सॉल्व करो इंटीग्रेशन से, दिस विल कम आउट टू बी एम आर स्क्वायर बाई। ये करो जरा, जल्दी करो। ये वाला, ये वाला ना। देखो यहाँ पे क्या करा हमने, ये समझ आया, डीएम इंटू आर। ये कैसे आया? देखो, हम क्या करते हैं, एक हमने जब भी देखो, ये क्या है? एम डिवाइड बाई कैपिटल पाई आर स्क्वायर। तो हमने कैपिटल आर जो होता है, मतलब टोटल रेडियस कितनी होगी? कैपिटल आर, और स्मॉल रेडियस आर, छोटा वाला आर। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि मास एक्विलिब्रियम कैपिटल पाई आर स्क्वायर में था, कैपिटल है, ठीक है। एक में कितना हो गया? एम अपॉन कैपिटल पाई आर स्क्वायर। जैसे रॉड में कर रहे थे, रॉड में किया हमने एम अपॉन एन किया था, लीनियर केस माना था। यहाँ पे टू डायमेंशनल केस मान रहे हैं, क्योंकि डिस्क है, एरिया आएगा एम अपॉन ए।
तो एरिया कितना आता है क्योंकि सर्कुलर क्या बोलते हैं लूप का, अगर जो उसकी कैपिटल रेडियस आर है, रेडियस कैपिटल आर है, तो एम अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर यूनिट मास हो गई। अब हमें देखना है कि जो छोटी सी रिंग है उसमें कितना मास आ रहा है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, परिधि इंटू चौड़ाई। तो 2 पाई आर परिधि हो गई इंटू चौड़ाई, दैट इज डी आर, 2 पाई आर डी आर। बताओ रवि, आया कुछ? यशवी समझ गई? हाँ? बातचीत जी। अच्छा, अच्छा नाम है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब क्या है, क्या है? अब देखते हैं हम लोग किस बॉडीज का बच रहा हमारा। बात हटा दे इसको। एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, ये लेंथ एल हो गई, ये हो गई ब्रेथ बी, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। हो जाएगा है? चलो बहुत बढ़िया है। देखो लेमिना है, 2 डायमेंशन केस आ गया, एरिया आएगा, एरिया वाली चीज आएगी 2 डायमेंशन बॉडी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इससे हम एक्स दूरी पे एक क्या डाल देंगे, लंब डाल ये मान लेंगे ठीक है। तो इसका इसका एरिया कितना हो गया, पहले देखो एम अपॉन एल बी, हम निकाल लें डीएम, एम अपॉन एल बी लेंथ इंटू ब्रेथ, एम अपॉन ए इंटू इसका एरिया कितना है, ये थिकनेस डीएक्स हो गई, डीएक्स टाइम्स ये थिकनेस, एक बार अरे हो गया गड़बड़ कौन, ये देखो ये थिकनेस थी ना, ये मानी हमने, ये डीएक्स हो गई, डीएक्स थिकनेस की, और ये हो गई हमारी बी। तो बी डीएक्स नहीं होगा एरिया, वही तो लिखा है डीएक्स इंटू बी, बी से बी कट गया, तो एम अपॉन एल एक्स। देखा जाए तो इसका आंसर कितना आएगा, 12, 12, 12 आएगा है ना। देखो आंसर देखा जाए तो यहाँ भी जो रॉड था और इसका सेम ही आ गया, लेकिन तरीका अलग है। हाँ रॉड में हमने क्या किया, हमने लेंथ मानी, हमने वो डी मानी ही नहीं। आ गया, आगे बस सेम आया है, लेकिन ऐसा नहीं कि तरीका वो तरीका वहां था, वो तरीका यहाँ है। यहाँ हमने डीएम निकालने के लिए एम अपॉन ए टाइम्स डीए किया, समझे। तो अब बात करते हैं हम लोग, जो लिख लिया परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। ये तो ऊपर से तो नहीं जा रहा, कैच पकड़ रहे हो, कैच छूटना नहीं चाहिए। सबसे कठिन कैच कहाँ की होती है, स्लिप पे है। बाउंड्री वाली तो देखो ऐसा है ना, कभी कभी कठिन होती है। ऊपर की जो स्लिप की होती है तेज, जो एक तो होता है फ्रंट फुट पे जो एकदम सामने ही खड़ा हुआ आदमी, जब हेलमेट पहन के खड़ा होता है, एक तो रिस्की है, पता नहीं खोपड़ी में लग जाए। अब तो खैर हेलमेट आ गए हैं, पहले हेलमेट वगैरह नहीं थे। जब गावस्कर वगैरह खेलते थे तो खाली यहाँ तक कान के पास रहता था, एक टोपी पहनी हुई थी। हाँ जी, क्या कह रहे, हाँ
तो अब देखो, अब हमें करना है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर आती है कि पहले वो आती है, पैरेलल आती है ना? ठीक है, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज हैं, उसका हम कल एक बार सब बॉडीज का लिख देंगे। ऐसे ही निकालते हैं, तरीका यही। 3 डायमेंशन है, तो m अपॉन v टाइम्स dv dm बराबर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, क्या बात कर रहे थे? थ्योरम ऑफ समांतर अक्ष की क्या, थ्योरम को क्या बोलते हैं हिंदी में? हैं? प्रमेय, समांतर अक्ष प्रमेय, पैरेलल एक्सिस। तो मान लो एक बॉडी है, ठीक है, उसमें आपको ये पता उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास हो गया बीच में कहीं, और आपको पूछा जाए अजी, अरे इस एक्सिस के अबाउट जो है बॉडी को रोटेट कर। हमें ये नहीं कहा कि जी बीच से रोटेट करना है, हमें कह दिया जी ये यहां से रोटेट करना है हमें, किनारे से। तो मान लो ये सेपरेशन हो गया सेंटर ऑफ मास से 20 डिग्री। ठीक है, तो आई अबाउट, इसको ए मान लो, ये आई सी एम मानेंगे इसको। ठीक है, तो जो आई ए होता है आपका, दैट इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी। दिस इज कॉल्ड पैरेलल एक्सिस। बेसिकली बोथ एक्सिस आर पैरेलल। एक आपकी सेंटर ऑफ मास वाली हो गई, और एक हो गई आपकी जिस एक्सिस से आप रोटेट करा रहे हो। ठीक है ना? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आई जी, या इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल दो, कोई बात नहीं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तो लाइन पास कर दो, ये सेंटर ऑफ मास इस वजह से। ठीक है, तो एक केस देखते हैं हम लोग। ये डिस्क था, डिस्क थी, डिस्क का मतलब इस तरह से है ना, मतलब कुछ इसकी थिकनेस थी। हमें बोला है इस एक्सिस के अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। एग्जैक्टली, दिस इज आर। तो ये आई, हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। आई बराबर, ये आई ए मान लो है ना, आई ए बराबर आई सी एम, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना आएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 हमने निकाला था, प्लस ये डिस्टेंस एम आर स्क्वायर, तो ये हो गया एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर दिस वी बाई 2 एम आर स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से मान लो ये रिंग है, एक रिंग हो गई कि आप बीच से घुमा रहे हैं ऐसे, एक है कि आप चूड़ी को साइड में ऐसे चिपका दिया फिर ऐसे घुमा रहे हैं, चूड़ी की परिधि पे आपने ऐसे चिपका दिया चूड़ी को और फिर ऐसे घुमा रहे हैं चूड़ी। तो ये इस एक्सिस के अबाउट जो है रोटेट आपको निकालना है। ये मान लो आई ए फिर से है, तो ये हमें आईसीएम कितना हो गया, आई ए बराबर एम आर स्क्वायर, पता है आईसीएम होता है, आईसीएम कितना हो गया, नथिंग बट आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर। सर इसका ज्यादा होगा इससे, इसका ज्यादा होगा इससे, हाँ, ऐसे से पिछले वाले केस में आया था। तो देखो ना, मतलब नहीं, ये आपकी हॉलो है, ये हॉलो रिंग है, और वो डिस्क है।
मतलब सर अगर इसके रिंग के आंसर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये तो ज्यादा हो रहा है। हाँ ऑब्वियसली रिंग का शेयर ज्यादा हो रहा है 600 पे तो रिंग ज्यादा तेज हो रही है तक पढ़ते रहो पढ़ा पढ़ा के एकदम स्पीड कर देंगे केस करो तभी फायदा है ना जितना प्रैक्टिस करोगे इतनी अच्छी कैच करोगे प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं क्या होता प्रैक्टिस नहीं समझते अगर जितना तुम ठीक प्रैक्टिस नहीं किए मेन मैच की एक्टिविटीज और कैच सीखने के बाद सबसे ज्यादा टेस्टी रहती है बेसिक तो कैमरा उसी पे दिखाते हैं इसे कैच समझे कैमरा ऊपर तुम्हारे ऊपर ना है इस चीज को रखो अपने पास कि भाई कैमरा हमारे पास ना है ना ठीक है तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस समझ आई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या ये समझ आ गया ऑब्वियसली ठीक से अच्छा परपेंडिकुलर एक्सिस लंब अक्ष प्रमेय है ना क्या होती है क्या कह रही क्या कह रही हो सर ये थ्योरम बताए अच्छा हाँ बताओ 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 अरे ऐसे बता दो हाँ दो एक्सिस मतलब क्या हुआ ये मान लो ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है तो इन दोनों एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम हो वो जेड एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि एक जो है आपकी रिंग जमीन पे रख दिया आपने ठीक है तो रिंग का एक एक्स एक्सिस ये हो गया वाई एक्सिस ये हो गया तो आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड ये होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अब इसमें हम स्टेटमेंट लिखाने लगेंगे तो क्लास जो है लंबी हो जाएगी हमें तो मेन निचोड़ देखना है क्या रिजल्ट आते हैं और उसको अप्लाई करना हमें नहीं पता कुछ इसके अलावा तो अगर जो हम रिंग के केस में माने रिंग के केस में हमें एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा तो एक चीज देखो रिंग के एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही वाई एक्सिस के अबाउट होगा भाई रिंग ऐसे रखी है ठीक है जमीन पे एक्स भी एक्स ये हो गया मान लो वाई ये हो गया तो चाहे एक्स के अबाउट ऐसे करो रोटेट चाहे वाई के अबाउट ऐसे करो रोटेट तो क्या है जितना वाई के अबाउट इधर है उतना वाई के अबाउट इधर है इसी तरह से एक्स एक्सिस के अबाउट करूँ जितना एक्स एक्सिस के अबाउट इधर है उतना एक्स एक्सिस के अबाउट इधर है समझे तो दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई डिफरेंस आएगा दोनों सेम ही होंगे है ना चाहे ऐसे मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है चाहे ऐसे रोटेट करो एक्स एक्सिस हो गई चाहे ऐसे रोटेट करो वाई एक्सिस तो आई एक्स बराबर आई वाई हो जाएगा फॉर इधर लिखो फॉर रिंग आई एक्स बराबर आई वाई तो 2IX बराबर आई जेड आई जेड कितना आया था सेंटर के अबाउट कितना निकाला था MR² याद है ना पहला जब हमने डिस्क और उसको कंपेयर किया था डिस्क में आधा हो जा रहा था इसमें पूरा था तो ये था आपका तो IX हो गया हमारा MR² बराबर आई वाई समझे स्टीरियो केमिस्ट्री में शायद आता है ना सब चीज है ना उसमें देखते हैं ना वो मॉलिक्यूल को रोटेट कराते हैं ऐसा कुछ है ना कायरलिटी पैरिटी क्या होता है वो आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल वाला एक होता है चेयर आर्म चेयर स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है बोट बोट स्ट्रक्चर बोट ऐसे बन जाती है चेयर होता है ओपी टंडन की बुक पढ़ी है किसी ने नहीं नहीं बस जितना कम से कम मटेरियल रखो प्रैक्टिस ज्यादा रखो प्रॉब्लम्स कभी भी मटेरियल इतना ज्यादा मत रखना पढ़ने वाला कि अजी कोई चीज छूट तो नहीं रही है दूसरी किताब से पढ़ लो
ये जब धारणा आ गई ना, हमारे अंदर क्या होता है, तो जैसे हम कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक नॉर्मल बच्चा जो क्या होता है कि इस कोचिंग के नोट्स पढ़ लूं, हो सकता है इसमें कुछ लिखा हो, उस कोचिंग के नोट पढ़ लूं, उसमें कुछ लिखा हो अलग। तो ऐसे में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर जगह को फोकस नहीं रख पाता, भागता है खाली। तो कहने का मतलब ये है कि किसी नोट्स को एक ही जगह से पढ़ो, प्रॉब्लम हाँ कर लो सब जगह की, तो अपने आप ही सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर जो आपने प्रॉब्लम कर ली, तो जो नोट्स में मान लो कोई चीज छूट रही होगी तो अपने आप कवर हो जाएगी। तो कल और परसों, परसों तो खैर संडे है, कल वी विल फोकस ऑन प्रॉब्लम्स मोर एंड मोर। ठीक है, नीट की देखेंगे सारी प्रॉब्लम, जैसे हमने एक दिन देख ली थी, तो तब हमें क्लैरिटी आएगी कि क्या आ रहा और क्या नहीं आ रहा। ठीक है, तो कल मिले हम लोग, समझ आया?